नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां मैं आप सभी को क्लास 10th की साइंस पढ़ा रहा और साइंस के अंतर्गत मैं आप सभी को आपका रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री पढ़ा रहा, जिसमें ये आपका चैप्टर 3 है। इसके इसके पहले मैंने आप सभी को चैप्टर फर्स्ट मतलब रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण का वीडियो दिया था। इसके अलावा मैंने अम्ल, क्षार एवं लवण को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इसके बाद आज ये आपका तीसरा चैप्टर है, जिसमें मैं आप सभी को धातु एवं अधातु जो चैप्टर है उसको मैं बताने वाला हूँ। जिसमें आज मैं हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। जिसमें आपका टोटल 10 टॉपिक है, जिसमें पहली पहली आपकी जो टॉपिक है वो है धातुओं की परिभाषा एवं इसके भौतिक गुण। जिसमें हम लोग अ, जिसमें हम लोग धातु और अधातु के बारे में जानेंगे कि धातु और अधातु होते क्या हैं एवं उसकी परिभाषा, साथ साथ उसके हम भौतिक गुणों को जानेंगे। तो ये 2 टॉपिक आपका हो गया, धातु की परिभाषा एवं भौतिक गुण। इसके अलावा अधातु की परिभाषा और उसके भी भौतिक गुण। इसके बाद हम ये जानेंगे कि धातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं। इसमें हम ये जानेंगे कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, जब वो पानी के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, या फिर जब धातुओं को हम लोग अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो उससे क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस तीसरे टॉपिक में पढ़ेंगे कि धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके एग्जाम में एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आपको ये चौथा जो टॉपिक है वो है आपका सक्रियता श्रेणी, और इसे हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके बाद हम ये जानेंगे कि धातु और अधातु कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, मतलब जो आपका मेटल है वो नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन या फिर कैसे अभिक्रिया करता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, और इससे पहले हम ये जानेंगे कि आयनिक यौगिक होते क्या हैं एवं इसके गुणधर्म क्या है। आपके एग्जाम में केवल सिंपल सा ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं और इसके गुणधर्म के बारे में आप चर्चा कीजिए। तो इससे आपको सीधा सीधा सवाल बन जाता है कि आयनिक यौगिक क्या होता है एवं इसके गुणधर्म की चर्चा कीजिए। अगला जो टॉपिक है आपका वो है धातु का निष्कर्षण, जिसमें हम देखेंगे कि धातुओं को कैसे निकाला जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि धातु जो है वो शुद्ध फॉर्म में या फिर शुद्ध अवस्था में हमें नहीं मिलते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिनके माध्यम से हम धातुओं को धातु के अंदर से अशुद्धियों को अलग करके हम धातु को बाहर निकालते हैं, जिसे क्या कहते हैं, धातुओं का निष्कर्षण। जिसके अंदर हम कई सारे टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे भर्जन क्या होता है, निष्पादन क्या होता है, ये सारी चीजें इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला जो है उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटनीय विधि, जिसका सीधा सीधा सा सवाल बनता है कि विद्युत अपघटनीय विधि क्या है एवं इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस चीज को हम देखेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि इसका फिगर कैसे बनाते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो है संक्षारण, और हम संक्षारण का मतलब जैसे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जैसे लोहे पे जंग लग जाना, तो ये जो जंग लगने की प्रक्रिया है इसी को हम कहते हैं संक्षारण। अगला जो आपका लास्ट टॉपिक होगा वो है मिश्र धातु किसे कहते हैं, और एक और टॉपिक इसी में है अमलगम क्या होता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे कि धातु की परिभाषा, अधातु की परिभाषा, उन दोनों के भौतिक गुण, उसके साथ साथ रासायनिक गुण। इसके अलावा हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी है, फिर देखें कि धातु अधातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, फिर लास्ट इसके बाद जो होगा वो आयनिक यौगिक क्या होते हैं और इसके गुणधर्म क्या है। इसके अलावा फिर हम देखेंगे कि धातु का निष्कर्षण क्या होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो विद्युत अपघटनीय विधि, इसके बाद संक्षारण, और उससे हम कैसे बचा सकते हैं किसी भी धातु को। इसके अलावा मिश्र धातु और अमलगम। तो ये सारे के टॉपिक हो गए। इसमें आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 टॉपिक हैं। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर के 5 हेडिंग्स को कवर करेंगे, और इसके बाद जो आपके 5 टॉपिक बचे उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके हम ये देखते हैं, हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है या फिर ये चीजें होती क्या है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि धातु होता क्या है। पहली चीज, पहला पॉइंट आपको क्या रखना है, धातु ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं मतलब जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। ऐसी
पदार्थ या फिर ऐसे तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे तत्व को हम लोग धातु कहते हैं। पहला पॉइंट कि एक ऐसा तत्व, ऐसे तत्व जो अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दें, मतलब बाहर निकाले, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ये है धातु। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है, धातु वे तत्व होते हैं जिनमें स्वयं की चमक होती है, ये पहला पॉइंट है। बट आपको मैंने क्या बताया पहले कि धातु प्राय, इसमें लिखा है कि धातु प्राय आपके इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा होगा कि धातु क्या करते हैं, धातु प्राय इलेक्ट्रॉन देते हैं और धनायन बनाते हैं। मतलब अगर कोई तत्व है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा और बाहर निकालता है तो वो उसके ऊपर उसका प्लस चार्ज आ जाता है, इसी को हम कहते हैं धनायन। तो सबसे पहले धातु वे तत्व होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं, ऐसे तत्वों को हम धातु कहते हैं। तो ये हो गया। और इसमें जो पहला पॉइंट आपका लिखा गया वो है कि धातु वे तत्व होते हैं जिनमें स्वयं की चमक होती है। पहले समझिएगा कि धातु में चमक कैसे होती है। जैसे आप किसी भी, जैसे आप फोन के कवर को किसी दीवार में रगड़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो कुछ टाइम बाद उस पर कई सारे स्क्रैच आ जाते हैं, मतलब वो अपनी चमक को खो देता है। लेकिन जब आप किसी धातु को रगड़ते हैं मतलब, तो आप देखते हैं कि कुछ टाइम बाद उस पर स्क्रैच नहीं आता है। जैसे आपने देखा होगा कि सोनार जो होता है वो सोने को काफी ज्यादा घिसता है, उसके बाद उसके अंदर और ज्यादा चमक आ जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि सोना आपका धातु है। तो पहला पॉइंट हो गया कि धातु वे तत्व होते हैं जिनमें खुद की चमक होती है। तो पहला पॉइंट ये आपका है कि धातु वे तत्व होते हैं जिनमें स्वयं की क्या होती है, स्वयं की चमक होती है। दूसरा, ये सामान्यतः कठोर होते हैं, मतलब जितने भी आपके धातु पाए जाते हैं वो ज्यादातर कठोर में पाए जाते हैं। इसमें दो चीजें एक्शन में है। पहला पारा, जिसको जानते होंगे कि उसको हम लोग मरकरी कहते हैं, जिसका सिंबल Hg होता है। ये एकमात्र ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था पाई जाती है, बाकी लगभग सारे धातु जो है वो कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा, ये क्या होते हैं, ये कठोर अवस्था में पाए जाते हैं या फिर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको एक और मैं धातु बताता हूँ, जैसे गैलियम। गैलियम एक ऐसा धातु है जिसको जब हम लोग अपने हाथ पे या हथेली पे लेते हैं, वो क्या होता है, वो धीरे धीरे द्रव फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो आप ये दोनों एग्जांपल या ये दोनों चीज रखनी है नोट करके कि पारा या फिर मरकरी जो होता है वो द्रव फॉर्म में पाया जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में, और गैलियम जो है उसको हम लोग जब अपने हथेली पर लेते हैं तो क्या होता है, वो धीरे द्रव फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में बदलना स्टार्ट हो जाता है। अगला जो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा जो आपका पॉइंट है कि धातु उष्मा और बिजली के अच्छे चालक या फिर सुचालक होते हैं। चालक या सुचालक का मतलब क्या होता है, जैसे धातु को जब हम लेंगे और जब इसको हम क्या करेंगे, किसी भी जिस बोर्ड में बिजली आती है अगर उसमें हम इसको टच करते हैं तो उससे क्या होगा, उसमें करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब धातु ऐसे तत्व होते हैं जिनमें क्या हो, बिजली प्रवाहित हो सके, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये उष्मा और बिजली के चालक या फिर सुचालक होते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया कि ये चालक और सुचालक होते हैं। 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए कि पहला धातु वे तत्व होते हैं जिनमें की चमक होती है, दूसरा कि ये कठोर पाए जाते हैं या फिर कठोर या फिर सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, तीसरा कि ये बिजली के अच्छे चालक या फिर सुचालक होते हैं। चौथा इसका जो पॉइंट है कि इन्हें पीट कर चादर में बदला जा सकता है। पीट कर मतलब जब इसको हम लोग पीटेंगे तो ये फैल जाता है। जैसे सोना बाय द वे, मान लीजिए थोड़े से जगह में वो स्पेस छेक के रखा है, जब उसको हम पीटते हैं तो वो और चौड़ा हो जाता है, वो और चपटा सा हो जाता है। इसी चीज को हम कहते हैं कि जब इसको हम पीटते हैं तो ये क्या होता है, ये और भी इसका फॉर्म बदल जाता है। और यही चीज इसका क्या कहलाता है, मतलब पीटने के बाद अगर वो जो चादर की तरह बदल जाता है तो उसके इस गुण को हम लोग कहते हैं संपीड्यता। तो याद रखिएगा कि पीट कर उसको चादर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये जो इसका क्वालिटी है इसको हम लोग कहते हैं संपीड्यता। पांचवा जो इसमें पॉइंट है वो है कि इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा तांबा क्या है, तांबा एक धातु है और इससे हम क्या करते हैं, तार बनाते हैं। तो वही बात है कि इनको हम तार की तरह खींच सकते हैं। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, तन्यता। तो यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है कि संपीड्यता क्या कहलाती है, जिन धातुओं को
पीटने के बाद वो चादर की तरह फैल जाए, उसको हम कहते हैं, उस गुण को हम कहते हैं वो है आपका संपीड्यता। और अगर किसी धातु को खींचकर तार की तरह हम बना सकें या फिर लंबा कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं, उस गुण को तन्यता कहते हैं। छठा पॉइंट जिसको मैंने पहले ही बताया कि धातु ऐसे तत्व होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। त्याग मतलब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। ये आपका छठा पॉइंट हो गया। सातवां क्या है, सातवां ये है कि धातुएं प्राय ठोस अवस्था में पाई जाती है। अभी ऊपर वही बताया कि कठोर या फिर यहाँ पे ठोस। एक ऐसी धातु जिसको मैंने बताया कि ये कैसे पाई जाती है, ये आपका द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो याद रखिए कि पारा एक ऐसी धातु है जो आपका द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, नोट करके इसको लिख लीजिएगा कि पारा या फिर मरकरी एक ऐसी धातु है जो केवल द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी लगभग सारी जो धातुएं हैं वो आपकी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे लोहा हुआ, तांबा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, ऐसे बहुत सारे धातु हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये धातु समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। जैसे पहला पॉइंट कि इनमें स्वयं की चमक होती है। दूसरा पॉइंट ये कि ये कठोर होते हैं। तीसरा, ये ऊष्मा और बिजली के सुचालक होते हैं, मतलब ये इनका जब हम उपयोग करेंगे तो इसमें बिजली आ सकती है या फिर आती है। चौथा पॉइंट, इसको हम पीट के चादर की तरह बना सकते हैं। इस गुण को हम कहते हैं संपीड्यता। पांचवा जो आपका पॉइंट है वो है कि धातुओं को हम लोग खींचकर तार की तरह बना सकते हैं। ये जो इसकी क्वालिटी है, ये जो इसका गुण है, इसको हम कहते हैं तन्यता। छठा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि धातु क्या करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, और जब ये बाहर निकाल देते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं धनायन। अगला लास्ट 7 वाला जो पॉइंट है कि ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। एकमात्र ऐसा धातु पारा है या फिर मरकरी जो कि आपका द्रव अवस्था में पाई जाती है। और नोट करके एक और चीज लिख लीजिएगा कि गैलियम एक ऐसी धातु है जिसे जब हम हथेली पर लेते हैं तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाती है। इसके कुछ एग्जांपल है। तो पहला आपका ये समझ में आ गया होगा कि धातु किसे कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अधातु क्या होता है। जिस तरीके से धातु को आपको पता चला कि धातु के अंदर स्वयं की चमक होती है, सेम उसी तरीके से अधातु के अंदर चमक नहीं होती है। वो जो आपके फोन का कवर है वो आपका अधातु है, जिसको हम लोग रगड़ते हैं तो उसके ऊपर स्क्रैच आ जाता है, तो वो क्या है आपका अधातु। तो इसमें पहला पॉइंट क्या हो गया कि अधातु जो होता है उसके अंदर खुद की चमक नहीं होती है। उनके ऊपर अगर चमक लाते भी हैं तो वो आपका आर्टिफिशियल होता है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोल रहा कि इनमें सामान्यतः ये भंगुर होते हैं। सबसे पहले भंगुर का मतलब क्या होता है, जब हम इसको पीटेंगे तो पीटने कुछ टाइम के बाद ये क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। उसी को हम कहते हैं, ये जो क्वालिटी है इसको हम कहते हैं ये भंगुर होते हैं, अर्थात दबाव देने पर ये टूट जाते हैं। इसका मतलब जब हम इसको पीटेंगे तो ये क्या होता है, टूट जाता है। तो दूसरा पॉइंट कि इनमें क्या होता है, ये भंगुरता के गुण को रखते हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि ऊष्मा और बिजली के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब इनमें करंट नहीं आता है। जैसे आप अगर किसी आपने देखा होगा कि अगर किसी को लाइट या फिर करंट लगती है तो आप लोग सूखे हुए लकड़ी से उसके हाथ पे या फिर जैसे करंट लगा वहां पे मारते हैं, उससे क्या होता है, वो छूट जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ये याद रखना है कि अधातु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके विद्युत के कुचालक या फिर खराब चालक होते हैं, इसीलिए। चौथा आपका जो पॉइंट है कि इन्हें न तो तार बनाया जा सकता है न ही चादर, मतलब इनके अंदर ना तो तन्यता का गुण है या फिर न ही संपीड्यता का गुण है, जो कि धातु के पास होता है। पांचवा आपका जो पॉइंट है वो है कि अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, मतलब इनका जो अंतिम कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके कारण ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। इसीलिए
कहते हैं कि ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करते हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से कहते हैं कि अधातु जो है उसके ऊपर ऋणायन होता है। ऋणायन का मतलब दूसरे से लिया गया ऋण। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। अब आपको ये देखना है कि अधातु किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अधातु आपको पता होना चाहिए कि अधातु जो है वो तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। तीनों अवस्था मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब ये सॉलिड में यानी ठोस में भी मिलेंगे, आपको लिक्विड में भी मिलेंगे और गैस में भी मिलेंगे। इसके जो उदाहरण है आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। जैसा आपको पता है ऑक्सीजन एयर में मिलती है, ये एक गैस हो गई। नाइट्रोजन भी, वो भी गैस हो गई। कार्बन आप जानते होंगे कि ये जो कोयला होता है वो कार्बन का बना होता है, अर्थात वो आपका सॉलिड है। तो ऐसी सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखनी है कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपको यहाँ पे अधातु क्लियर हो गया होगा कि जिनकी स्वयं की चमक नहीं होती है, या फिर ऐसे तत्व जिनकी स्वयं की चमक नहीं होती है, जिनके अंदर भंगुरता का गुण होता है, मतलब जब हम उसको पीटेंगे तो वो टूट जाता है। इसके अलावा ये उष्मा और बिजली के खराब चालक या फिर कुचालक होते हैं। इसके बाद चौथा जो पॉइंट कि ये इलेक्ट्रॉन को दूसरे से लेते हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं ये है रीड आयन। और अगला कि ये किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये आपको याद रखना है। और इसके जो एग्जांपल है वो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऐसी सारी चीजें ये आपकी हो गई हैं। अगला जो आगे जो आपका टॉपिक है वो है कि एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जब आपसे अगर एग्जाम में ये पूछता है कि धातु और अधातु के बीच आप अंतर लिखिए, तो आपको धातु पता चल गया कि धातु होता क्या है। यहाँ पे जैसे आपको ये दिख गया कि धातु के 7 पॉइंट, सेम इसी तरीके से अधातु के भी 6-7 पॉइंट। तो आपको क्या करना है, जब अंतर पूछेगा तो भी इनको अलग अलग पार्ट में करके लिख देना पड़ेगा, और डेफिनेशन पूछेगा तो भी आपको, मतलब आपको अगर ये चीजें याद हो गई तो आप इससे दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। ये चीजें आपकी हो गई। आगे आपको याद रखना है, अब अगली जो टॉपिक आपकी है वो है धातुओं के भौतिक गुण। मतलब धातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं। तो आपको जैसे पता कि सॉलिड ठोस हो, धातु जो होते हैं वो ठोस होते हैं, ये इसके भौतिक गुण हो गए। धातु जो होते हैं उनके अंदर संपीड्यता का गुण होता है, वो आपका क्या हो गया, इसका भौतिक गुण हो गया। इसके अंदर स्वयं की चमक होती है, ये इसका भौतिक गुण हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें कि इनके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है, तो ये इसके भौतिक गुण हो गए। तो ये सारी जो चीजें हैं यही इसके क्या है, भौतिक गुण है, जो कि आप पहले ही देख चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि चमकदार, इसका पहला भौतिक गुण जो है वो है चमकदार। मतलब धातुओं के अंदर स्वयं की चमक होती है, इसीलिए ये प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। जितने भी धातु होते हैं, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, इस पे जब प्रकाश पड़ेगा तो ये उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब परावर्तित कर देते हैं। अगला जो इसका पहला क्वालिटी हो गया इसका चमकदार। दूसरा मैंने बताया कठोर। तो अधिकांश जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। और नोट करके क्या याद रखना है कि पोटेशियम और सोडियम ये ऐसी धातुएं होती हैं जो मुलायम पाई जाती हैं, मतलब ये सॉफ्ट होती हैं। तो आपको यहाँ पे इस चीज को नोट करके लिख लेना है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ये नोट करके लिख लीजिएगा। ये इधर है, ये पीछे की साइड, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा तीसरा, ये अच्छे चालक होते हैं। ये पीछे पहले ही मैंने ये चीजें आपको समझा दी है कि इनके अंदर क्या होता है, बिजली आसानी से प्रवाहित हो सकती है। आगे कि जैसे यहाँ पे क्या बोला है, धातु गर्मी और बिजली को आसानी से प्रवाहित करती है, मतलब इसके अंदर उष्मा भी अच्छे से आराम से चली जाती है। जैसे आप खाना बनाते टाइम जिस चीज से आप खाना को चलाते हैं, तो आपको पता होगा कि कुछ टाइम उसे रखने के बाद बर्तन में, जब जो बर्तन गर्म होता है उसका एक सिरा रखा जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो वही है कि उष्मा का उसमें प्रवाह हो जाता है। और बिजली का तो मैंने पहले ही बता दिया।
जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिखा है कि तांबे के तारों से बिजली प्रवाहित होती है। घरों में जो बिजली आती है, लाइट जो आती है, उसके अंदर वो जो तार होता है उसमें आपका तांबा लगा हुआ होता है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे नोट करके मैं लिख देता हूं कि सबसे अच्छी जो ये क्या बोला है कि चालक, तो सबसे अधिक चालक वाली धातु कौन सी है, मतलब किस धातु के अंदर सबसे अधिक चालकता का गुण होता है, तो वो आपका चांदी होता है। मतलब इसके अंदर बिजली सबसे तेजी से या फिर सबसे अच्छे से प्रवाहित हो सकती है। तो आपके मन में एक चीज और आ रहा होगा कि तब हम लोग तार, जो बिजली का तार है, तो उससे क्या होगा, अच्छी जब प्रवाहित होगी तो उसके अंदर तो हम लोग तांबा का यूज करते हैं, लेकिन हम उसके अंदर चांदी का यूज क्यों नहीं करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि तारों के अंदर हम लोग सिल्वर की जगह या फिर तांबे की जगह चांदी का यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये महंगा होता है, ये कॉस्टली होता है, इसीलिए हम इसमें चांदी की जगह पे तांबे का उपयोग करते हैं। तो नोट एक करके यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सबसे अधिक सबसे अधिक चालक वाली धातु, जिसका क्या होगा, जिसको हम कहेंगे ये है आपका चांदी। ये आपको नोट करके लिख लेना है कि सबसे अधिक जो चालकता वाली धातु होती है वो कौन सी होती है, वो आपका चांदी होती है। तो ये चीजें आपको याद कर लेनी है, ये आपको कॉपी में अपने लिख लेना है। आगे क्या है, आगे बोल रहा कि तन्य। तन्य का मतलब मैंने अभी बताया कि खींच करके जब हम उसको तार की तरह लंबा कर सकें तो कहेंगे कि उस धातु के अंदर तन्यता का गुण होता है। वही है कि धातु का जो चौथा गुण हो गया वो कौन सा है, तन्यता का गुण। मतलब यहाँ पे लिखा है धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है, ये पॉइंट पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सोना बेहद सूक्ष्म तार में बदला जा सकता है। मतलब सबसे अधिक तन्यता वाली जो धातु होती है वो कौन सी है, वो है आपका सोना। तो ये चीजें भी आपको नोट करके लिख लेनी है, इस चीज को नोट करके इस चीज को भी लिख लीजिएगा। ये जितने भी नोट मैं आपको बता रहा ये पहले आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए आपको इसको याद रखना है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सी ऐसी धातु है जो कठोर अवस्था में ना पा करके मुलायम अवस्था में पाई जाती है, तो उसका आंसर आपका है सोडियम। एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक चालकता वाली धातु कौन सी है, तो वो है चांदी। और सबसे अधिक तन्यता वाली धातु कौन सी है, तो वो है आपका सोना। तो ये इसके चार मैंने भौतिक गुण बता दिए, कौन कौन से, चमकदार होती हैं, कठोर होती हैं, ये अच्छे चालक होते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। आगे जो इसके पॉइंट है वो है कि संपीड्य। संपीड्य का मतलब कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि संपीड्यता होता क्या है, मतलब जब हम इसको दबाते हैं तो ये चादर की तरह फैल जाता है। तो क्या है इसमें पॉइंट लिखा गया कि धातुओं को पीटकर चादर की तरह बनाया जाता है या फिर बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल है इसका एल्यूमिनियम फॉयल जो होता है वो पीट करके चादर की तरह हम बना सकते हैं। आगे जो इसका अगला जो भौतिक गुण है वो है ऊंचा गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक क्या होता है, मतलब जब हम गर्म करते जाएं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो धातु पूरी तरीके से गल जाती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। वो जो पॉइंट होगा या फिर वो जो टेम्परेचर होगा वो उसका गलनांक कहलाएगा।
क्वथनांक जो फ्रीज हो जाए, मतलब जम जाए, ऐसी सारी चीजों को हम कहेंगे कि ये आपका क्वथनांक हो गया। जैसे धातुओं को पिघलने एवं उबलने में क्या क्या लगेगा, ज्यादा तापमान लगेगा। अगर यही आपका अधातु होता तो वो जल्दी से आपका गल जाता। इसमें क्या है, पारा अपवाद में है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सारी सॉलिड में पाई जाती है। तो जब हमको उनको लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो हमें उसे क्या करना होगा, हमें उसे और भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा के एक गलनांक पॉइंट जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वहां तक ला करके हम उसको जब छोड़ेंगे तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जबकि पारा पहले से ही द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसको आपको इसको भी नोट करके लिख लेना है कि पारा, समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और यहाँ पे मैं लिख देता हूं नोट करके कि गैलियम जो होता है वो जब उसको हम लोग हथेली पर लेते हैं तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे लिख दे रहा कि गैलियम गैलियम एक ऐसी धातु होती है जिसे हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है। तो पिघलने लगती है इसको हम लोग बॉक्स में कर देते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि गैलियम एक ऐसी धातु होती है जिसे हम क्या करते हैं, जब इसको हम लोग हथेली पर लेंगे तो ये आपका पिघलने लगता है। अगली जो चीज है कि ये ध्वनि का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब जब इसको हम लोग पीटेंगे तो इससे आवाज आती है घनघनाहट की, तो इस चीज को कहते हैं ये ध्वनि का सुचालक है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। इसीलिए इसमें क्या लिखा है कि इसीलिए घंटियां क्या होती हैं, धातु से बनाई जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर घनघनाहट का क्वालिटी होता है, आई मीन उसके अंदर वो ध्वनि का सुचालक होता है, इसीलिए। तो आपको इसके सारे भौतिक गुण समझ में आ गए होंगे। जैसे ये चमकदार होती हैं, कठोर होती हैं, उष्मा और बिजली के अच्छे सुचालक होते हैं, इनके अंदर तन्यता का गुण होता है, इनके अंदर संपीड्यता का गुण होता है, इसके अलावा इनके उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं, और इनके ये ध्वनि के सुचालक होते हैं। अगर इसी तरीके से हमें धातु के भी भौतिक गुण लिखने पड़ेंगे तो बस इसी का अपोजिट लिख देंगे। जैसे मान लीजिए संपीड्य लिखना होगा तो अधातुओं को पीट कर चादर के रूप में नहीं बनाया जा सकता, बस ऐसे ही उसके भी पॉइंट हम लोग लिख देंगे। चलिए तब आगे देखते हैं हम लोग। ये लिखा है कि अधातुओं के भौतिक गुण बिल्कुल वही वैसे ही है जैसे अभी हम देखें कि ये चमकहीन होती है। अधिकांश धातुओं में क्या होता है, चमक नहीं होती है। इसमें एक आपको नोट करके फिर लिखना पड़ेगा कि एक ऐसी भी धातु है जिसके अंदर थोड़ी बहुत चमक होती है, जिसका नाम है आयोडीन। ये भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आयोडीन एक ऐसी धातु है जिसके अंदर चमक होती है। तो इसको भी यहाँ पे हम लोग नोट करके लिख लेते हैं कि आयोडीन क्या है, एक ऐसी धातु है जिसके अंदर थोड़ी चमक होती है। ये आपका हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। ये है आपका, नोट करके इस चीज को लिख लीजिएगा। आगे जो है, आगे बोल रहा है कि इसके अंदर भंगुर का गुण होता है। सेम वही कि जब इनको पीटेंगे तो ये क्या होता है, चादर की तरह नहीं बन पाते, बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्म में टूट जाते हैं। तो ये इसका दूसरा क्वालिटी हो गया। तीसरा, ये उष्मा और बिजली के खराब चालक होते हैं। बोला अधिकांश धातु बिजली एवं उष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता उसके अंदर। एक इसमें यहाँ पे भी आपको चीजें याद रखनी है, एक नोट है यहाँ पे कि ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो बिजली का चालक होता है। ग्रेफाइट मतलब जो पेंसिल का नोक होता है वो आपका ग्रेफाइट हुआ। जब आप उसको किसी बोर्ड में, बिजली के बोर्ड में डालने जाओगे तो उससे क्या होगा, करंट आपको लग सकता है। तो याद रखना है इस चीज को। तो ये भी आपको नोट के रूप में इसको लिख लेना है कि ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो कि बिजली का चालक होता है, बाकी नहीं होते हैं। जितने भी धातु वो नहीं होते हैं, बस केवल ग्रेफाइट होता है। तो इसे भी आपको नोट करके
लिख लेना है, सिंपल सा। अब आगे हम देखते हैं इसके और भौतिक गुण क्या होते हैं। ये तो ना तो संपीड्य होती है ना ही इसके अंदर तन्यता का गुण होता है। चौथा पॉइंट कि इसको हम लोग चादर की तरह या फिर तार की तरह नहीं बना सकते। आगे इसका गलनांक और क्वथनांक जो है वो कम होता है, जल्दी पिघल जाते हैं, इसीलिए इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। एक यहाँ पे फिर नोट है कि कार्बन अपवाद है, इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए आपको एक पॉइंट यहाँ पे फिर करके लिख लेना है कि एक कार्बन एक ऐसी भी अधातु है जिसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपको यहाँ पे नोट करके लिख लेना है। जितने भी नोट यहाँ पे लिखाए गए हैं सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला जो है कि इनकी अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाई जाती हैं। जैसे ही गैस क्या है, गैस के फॉर्म में आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और ठोस में क्या, कार्बन और सल्फर, और द्रव अवस्था में ब्रोमीन। तो इसको आपको ये मैंने अब पहले ही बता दिया कि एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। ये आप इससे पहले जो एग्जाम हुआ है उन सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आपको जब आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने जाएंगे तो ये सारे जितने भी नोट्स लिखाया जा रहा वो सारे आपको क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। आगे हम ये देखते हैं कि अब हम ये देखेंगे कि धातुओं के जो है वो रासायनिक गुणधर्म क्या है। मतलब सिंपल सा आपसे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाएगा कि जब आप धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को लिखिए, या फिर उस गुणधर्म के अंदर जिस जिस के साथ क्रिया कराई जाएगी आपको बोल देगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जब धातुओं को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, जब धातुओं को अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा। ऐसे सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको ये याद रख लेना है कि इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। तो एक एक करके हम देखते हैं कि इसके रासायनिक गुणधर्म क्या है। पहला इसका जो है रासायनिक गुणधर्म कि जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे कि बोल रहा कि जब कोई धातु वायु में दहन करते हैं मतलब जब आपको पता है कि वायु में या फिर हवा में ऑक्सीजन है प्रेजेंट ऑलरेडी, तो जब हम लोग किसी धातु को जलाते हैं तो क्या होता है, जब हम किसी धातु को हवा में जलाते हैं तो उससे हमें धातु ऑक्साइड मिलता है। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जब किसी धातु को वायु में दहन करते हैं तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई धातु है और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब किसी धातु को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो हमेशा धातु ऑक्साइड देंगे। ये आपका धातु ऑक्साइड ये चीज आपको याद रखनी है। इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पे अपने कि जब धातु को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो धातु ऑक्साइड हमें देता है। जैसे यहाँ पे एक चीज यहाँ पे है कि जब सोडियम को, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ यहाँ नीचे, कि जैसे आपको पता होगा कि सोडियम एक आपकी धातु है और जब इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये बनाता है N2O, Na2O। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसके नीचे 2 कैसे आ गया, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको ये पता होगा कि सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब इसके नीचे 1 लिख देंगे, और ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, यहाँ पे +1 यहाँ पे -2। और क्या करते हैं, इसका ऐसे तिर्यक हम लोग गुणा जब करते हैं तो 2 इधर चला गया और 1 इधर आ गया, तो ये आपका हो गया Na2। और इसके बाद अगर ये आपका 4 और 2, मान लीजिए यहाँ पे अभी उसको नहीं देखते हैं, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीजन के बाद Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड बना, मतलब मैंने वहां पे लिखा था कि धातु ऑक्साइड बनेगा, सेम उसी तरीके से यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बना। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सोडियम 2 है और यहाँ पे सोडियम 1 है, तो इसी को हम बैलेंस करते हैं। कैसे, यहाँ पे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑक्सीजन यहाँ पे केवल सिंगल है जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन डबल था, तो यहाँ पे
2 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोडियम कितना हो गया 4, ऑक्सीजन आपका 2, जबकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है 2, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4, यहाँ पे आपका 4। अब ये जो आपका इक्वेशन है ये बैलेंस हो गया, बिल्कुल जैसे ऊपर लिखा गया था। समझ में आ गया होगा आपको। आगे एक और है कि जब हम लोग जिंक एक धातु है, जब उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ या फिर हवा में जलाते हैं तो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड बनता होगा। ये ZnO ये कैसे बना, देखिए यहाँ पे जैसे जिंक के पास +2 चार्ज होता है, जबकि ऑक्सीजन के पास -2, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आपका -2, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2, ये जब यहाँ पे गए तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिए तो ये जिंक ऑक्साइड बना। अब ये इक्वेशन बैलेंस है या फिर नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि आपका जिंक 2 हो गया, तो इसके पहले भी हम लोग यहाँ पे 2 लगा देंगे, ये आपका बैलेंस हो गया। तो पहला रासायनिक गुणधर्म कि जब हम लोग धातु को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे तो धातु ऑक्साइड बनता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो इसका है गुणधर्म, उसको हम कहते हैं कि जब ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब जब ये H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका धातु हाइड्रोक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे आप ये देखिएगा यहाँ पे नीचे कि जब आपकी कोई धातु होगी, यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर है धातु प्लस यहाँ पे H2O, तो ये क्या बनाएगा, मान लीजिए यहाँ पे तो सोडियम है, बट यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, धातु हाइड्रोक्साइड, तो ये लिख देंगे यहाँ पे धातु हाइड्रोक्साइड, और साथ में याद रखना है इसके साथ क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, मतलब H2 बाहर निकलेगा। तो दूसरी चीज कि जब पानी के साथ रिएक्शन किसी धातु का करवाएंगे तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है कि जब हम लोग सोडियम को H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। अब आपको पता है कि सोडियम के पास एक धनायन होता है, मतलब एक, जब H2O को तोड़ते हैं तो वो कैसे हो जाता है, OH-, और एक और बनता है H+, तो यहाँ पे H+ हो जाएगा, तो इसका भी 1, तो ये जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा NaOH। यहाँ पे एक बचा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब हाइड्रोजन गैस में 2 अणु हैं, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया 4, यहाँ पे 2 हो गया, इसका मतलब इसमें भी हमें 2, ऑक्सीजन भी 2, तो यहाँ पे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब सोडियम भी आपका 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे जब 2 नहीं था तो एक हाइड्रोजन इधर, 2 उधर, 3, और इधर कितना 2 ही था, तो जब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गए, तो 2 इधर, इसका मतलब अभी 2 हाइड्रोजन और चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 था तो ऑक्सीजन 2 हो गए, इसके अलावा सोडियम भी 2 हो गए। तो दूसरा क्या गुणधर्म है कि जब पानी के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है, इसके साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तीसरा जो है कि अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाने पे क्या होता है, मतलब जब हम लोग किसी धातु को अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, सिंपल सा वही चीज है कि जब हम लोग धातु को अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, जैसा कि आपने अम्ल और क्षार वाले चैप्टर में पढ़ा था। कि जैसे यहाँ पे जिंक, ये चीजें मैं आपको लिख के दिखा देता हूं कि जब धातु को हम लोग इसके साथ लवण के साथ, सॉरी अम्ल के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, ये अम्ल हो गया। जब इसको हम लोग करेंगे तो आपका बन जाएगा लवण, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ये आपको याद रखना है। सेम पहले की तरह ये आपका होगा। इसका एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे कि जैसे हम लोग क्या किए, जिंक के साथ यहाँ पे आप देखिएगा जिंक, और इसके साथ हम मान लीजिए HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब रिएक्शन करवाते हैं तो एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि जिंक के पास जो है वो 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जबकि क्लोरीन के पास केवल सिंगल चार्ज होता है, तो ये इसके पास 2 हो गए, ये 1,
जब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इधर चला जाएगा, 2 यहाँ इसके बेस में, तो ये क्या बन गया, जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। जबकि जिंक क्लोराइड आपका क्या है, एक लवण है, ये आपका लवण है, ये लवण हो गया। इस चीज को आपको याद रखना है। तो क्या बना, जिंक प्लस HCl इज इक्वल टू जिंक क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे क्लोराइड में 2 क्लोराइड के परमाणु हो गए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 हाइड्रोजन हो गए तो वो बाहर निकल गया। तो तीसरा पॉइंट हो गया कि अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाने पे लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। चौथा और लास्ट है कि जब हम लोग धातुओं को लवण विलयनों में अभिक्रिया करवाते हैं, लवण विलयन का मतलब जब लवण को आप किसी पानी या फिर विलयन में मिला दीजिए तो उसको हम लोग लवण विलयन कहते हैं। तो जब हम लोग धातुओं का उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है, सिंपल से यहाँ पे आपको लिखा होगा, जब कोई अधिक सक्रिय धातु, यहाँ पे अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के साथ क्रिया कर, या फिर लवण कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो वो कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है। पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया, जहां पे अधिक सक्रिय वाली जो धातु होती थी, मतलब जिसकी सक्रियता ज्यादा थी, वो कम सक्रिय धातु को अपने यहां से विस्थापित कर देती थी। ये आपका समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे यहाँ पे अभी हम सक्रियता जानेंगे कि किस धातु की सक्रियता कम होती है, किसकी ज्यादा होती है, कंपैरिजन भी करेंगे। यहाँ पे आयरन था, आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा सक्रिय होता है, इसीलिए ये क्या है आपका, ये कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट की, तो ये एक धातु लवण है जिसका नाम है कॉपर सल्फेट, ये आपका कॉपर सल्फेट। तो होता क्या है कि जब आप यहाँ पे Fe की रिएक्शन या फिर आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराते हो तो ये कॉपर कम सक्रिय है और Fe क्या है, अधिक सक्रिय, इसीलिए इसको रिमूव करके FeSO4 और सॉरी यहाँ पे Fe ना हो करके यहाँ पे आपका कॉपर हो जाएगा, मतलब आयरन ना हो करके कॉपर। तो चौथा ये हो गया कि जब अधिक सक्रिय धातु किसी लवण विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो वो कम सक्रिय धातु को रिमूव कर देती है, हटा देती है या फिर विस्थापित कर देती है। आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस है कि बोल रहा कि निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। आपको एक चीज यहाँ पे पता होगा, इसके 4 ऑप्शन है, पहला है मरकरी, दूसरा पारा, तीसरा ब्रोमीन और चौथा इनमें से कोई नहीं। जैसे कि आपको पता है कि जो पारा होता है या उसी का नाम है मरकरी, जैसे ये आपका मरकरी और इसका जो सिंबल होता है वो होता है Hg। ये आपका क्या है, ये धातु है और ये कैसी है, ये सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका धातु है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये है आपका धातु और ये कैसा होता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे धातु ना पूछ करके अधातु पूछा है, और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। कहाँ पे, ये देखिएगा यहाँ पे आपको मैंने, हाँ यहाँ पे देखिए जैसे मैंने पहले ही नोट करके लिखवाया था कि ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपको मैंने बोला कि जितने भी नोट्स आपके हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्रोमीन, इसका आंसर आपका ब्रोमीन हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस चीज को। आगे क्या है, नोट में वही चीजें मैंने जो लिखवाई है कि गैलियम यहाँ पे धातु को हथेली पर रखने पर वह पिघलता है, और इसके बाद क्या है, ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक है। ये चीजें आपको पहले मैंने बता दी है। अब आगे देखते हैं, एक और एमसीक्यू है कि निम्न में से कौन सी अधातुएं चमकीली होती है। तो आपको याद रखना है कि आयोडीन मैंने बताया कि एक एक्सेप्शन था जिसमें थोड़ी बहुत या फिर चमक उसमें होती है, इसके अलावा ग्रेफाइट के अंदर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आयोडीन और ग्रेफाइट। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको आप ध्यान रखिएगा कि आयोडीन और ग्रेफाइट
ऐसी अधातुएं होती हैं जिनके अंदर चमक पाई जाती है। आगे आप देखिएगा, आगे है कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन, यहाँ पे केरोसिन में डुबाया जाता है। यहाँ पे केरोसिन रहेगा, केरोसिन का मतलब मिट्टी का जो आपने तेल जाना होगा या फिर कभी देखा होगा, तो उसके अंदर किस धातु को डुबाते हैं, तो उसका आंसर होगा सोडियम। यही भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसको याद रखिएगा कि सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको केरोसिन में डुबोया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोडियम धातु। आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे आगे ये क्वेश्चन मैं बाद में कराता हूं, पहले इसके टॉपिक को पढ़ा देता हूं। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको याद रखिएगा कि अम्लराज या फिर एक्वारिजिया क्या होता है, तो इस चीज को याद रखिए, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं पहले आपको समझाता हूं, पहले एक बार पढ़ के फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि सांद्र, सांद्र का मतलब क्या होता है, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। तो क्या इसमें आपको बोल रहा कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब गाढ़े HCl और नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जिसको मैंने पहले बताया था, पहले इसका फॉर्मूला बताया HNO3, मतलब आपको दो अम्ल लेने हैं जो कैसे होने चाहिए, सांद्र होने चाहिए। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा नाइट्रिक एसिड। जब इसको हम लोग 3:1 के फॉर्म में मिलाते हैं तो इससे क्या होता है, अम्लराज बनता है। और ये कहाँ यूज होता है, बोल रहा कि ये सोना और प्लेटिनम जैसी धातु को गलाने में उपयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सोनार क्या करते हैं, उसको गलाते हैं धातुओं को। तो कैसे गलाते हैं, वो लोग अम्लराज या फिर क्या बोल रहा, एक्वारेजिया का उपयोग करते हैं। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा। जैसे अम्लराज बनता कैसे है, यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे एक मान लीजिए कोई बर्तन रहा होगा, मतलब आप एक बर्तन ले सकते हैं, आप तो करेंगे नहीं, जैसे मैं बता रहा कि बनता कैसे। अम्लराज के लिए आप एक यहाँ पे एक बर्तन होगा जिसके अंदर क्या होगा, दो चीजें, दो अम्ल लिए जाएंगे। कौन कौन सा, यहाँ पे सांद्र HCl और एक तरफ, और आपका इस तरफ एक तरफ हो जाएगा HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। तो होता क्या है, जैसे आप उस बर्तन में क्या करोगे, या तो जब आप 3 लीटर HCl लोगे तो 1 लीटर आपको क्या लेना पड़ेगा, नाइट्रिक एसिड, या आप 3 ग्राम HCl लोगे तो आपको 1 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, नाइट्रिक एसिड। ऐसा कह सकते हैं कि जब आप 3 भाग, मान लीजिए कोई भी 3 भाग HCl लेंगे तो आपको 1 भाग क्या लेना पड़ेगा, 1 भाग आपको नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा। और जब आप इसको मिलाओगे इसमें तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे जो बनेगा वो होगा आपका अम्लराज। तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है कि क्या क्या चीज मिलाई जाती है, पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा नाइट्रिक अम्ल। इसके अलावा ये किस रेशियो में मिलाई जाती है तो वो आपको ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन आपको पीछे दिया गया था कि अम्लराज किन दो अम्लों का मिश्रण है, पहला सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो ये इसका आपको आंसर मिल जाएगा, याद रखिएगा। ये पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन सारे हैं, तो आप इन सबको ध्यान रखिए। ये इसका आंसर हो गया। अगला जो एक और क्वेश्चन था कि नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस अनुपात में मिलके अम्लराज का निर्माण करते हैं या कैसे बनते हैं। तो आपको बहुत सारे लोगों को इसका आंसर क्या मारेंगे, आपको क्या टिक कर देंगे, वो होगा 3:1, लेकिन ये आपका गलत है। जब आप ऐसे, आपको याद रखना है कि HCl और यहाँ पे रेशियो HNO3 रहेंगे, तो फिर आपका आंसर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, मतलब HCl 3 और नाइट्रिक अम्ल 1। तो यहाँ पे इसका आंसर पहले क्या पूछा था, नाइट्रिक अम्ल और फिर बाद में HCl, मतलब पहले HNO3 फिर बाद में HCl, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:3। आगे देखिए, यहाँ पे आगे जो है वो है आपकी सक्रियता श्रेणी। जैसे कि मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि हम चैप्टर 3 में सक्रियता श्रेणी को पढ़ेंगे। सक्रियता श्रेणी होती क्या है, कई सारे तत्वों को उनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता से घटती हुई क्रियाशीलता की तरफ लिखना
सक्रियता श्रेणी कहलाती है। इसमें हम क्या जानेंगे, इसमें हम ये जानते हैं कि धातु कौन सा ज्यादा तेजी के साथ रिएक्शन करेगा, कौन सा नहीं करेगा। इसी को हम देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि तत्वों की वह श्रेणी जिसमें क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। तो हम यहाँ पे इस चीज को याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है कि सबसे अधिक क्रियाशील, ये आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं लिख दे रहा, ये है आपका सबसे अधिक क्रियाशील, ये हो गया आपका सबसे अधिक क्रियाशील। और ये क्या हो गया, ये है, आप ऊपर लिखा था सबसे अधिक क्रियाशील, ये है घटती अभिक्रियाशीलता। मतलब जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो जो क्रियाशीलता है वो क्या हो रहा, वो आपका घटते हुए आ रहा। और यहाँ नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील, मतलब ये सबसे कम तेजी के या सबसे धीरे रिएक्शन को करते हैं या फिर नहीं करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपका पोटेशियम, ये आपका सोडियम, ये आपका कैल्शियम, इसके अलावा मैग्नीशियम, इसके अलावा एल्युमिनियम, फिर आपका यहाँ पे लिखा है जिंक, फिर लिखा है आयरन, इसके अलावा यहाँ पे लिखा है लेड मतलब पीबी, और यहाँ पे लिखा है आपका हाइड्रोजन, और इसके बाद लिखा गया है कॉपर, और फिर लिखा गया है Hg मतलब मरकरी, फिर Ag मतलब सिल्वर, और यहाँ पे गोल्ड। तो आपको ये लाइन से याद रखना है, पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, यहाँ पे लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, यहाँ पे याद रखना है ये मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये याद रखना है। तो इसमें होता क्या है, कैसे इसको हम क्या, या फिर इनके सक्रियता श्रेणी का मतलब क्या होता है। जैसे आपको एक चीज यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है आपका हाइड्रोजन। अब आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातु दिए गए हैं वो ज्यादा क्रियाशील हैं। और याद रखिएगा कि जब क्रियाशील धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस देते हैं, जबकि कम क्रियाशील वाले धातु ऐसा काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले ये श्रेणी याद रखनी है कि पोटेशियम जो है सोडियम से ज्यादा क्रियाशील है, सेम उसी तरीके से सोडियम जो है कैल्शियम से ज्यादा क्रियाशील है, और ऐसे ही मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, यहाँ पे आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी, यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड। याद रखिएगा इस श्रेणी को, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, जैसे आपको जिंक दे देगा, मरकरी दे देगा, कॉपर दे देगा या फिर आयरन दे देगा। तो अगर आपको जिंक उसमें याद रहेगी ये टेबल तो आप उसका ऑप्शन सही कर सकते हो। तो ये चीजें आपकी हो गई। अब हमें ये जानना है कि सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर है हाइड्रोजन के, उनका क्या गुण है या फिर उनकी क्या क्वालिटी है, जो नीचे है उनकी क्या क्वालिटी है। तो वही चीजें है यहाँ पे हेडिंग है आपकी कि सक्रियता श्रेणी का क्या महत्व है। तो लिखा क्या गया, इसके तीन देखेंगे, एक जो हाइड्रोजन के ऊपर है, एक जो हाइड्रोजन के नीचे धातु है, और तीसरा कि अधिक क्रियाशील वाले कम क्रियाशील को कैसे हटा देते हैं। वही चीजें हमको यहाँ पे देखना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि हाइड्रोजन के ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, ये जो है हाइड्रोजन के ऊपर पाए जाते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर पाई जाती हैं, अम्ल से क्रिया करके वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं या फिर बाहर निकालती हैं। तो ये इसकी क्वालिटी है। जैसे आपको पता था कि आयरन जो है वो क्या है, वो आपका हाइड्रोजन से ऊपर पाया जाता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो आपका यहाँ पे आयरन जो है हाइड्रोजन से ऊपर है। जब ये अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो मैंने पहले ही बताया कि Fe के ऊपर जो है वो 2 पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के पास 1, जब ये ऐसे तिर्यक मल्टीप्लाई होंगे तो FeCl2 बना देंगे। ये चीजें आपको मैंने बता दी। तो वही चीज है यहाँ पे Cl2,
क्लोरीन यहाँ पे HCl में 1 था तो इसीलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो ये बाहर निकल रही। तो ये रिएक्शन आप देख लीजिएगा कि जब धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती हैं जो अधिक क्रियाशील हो या फिर हाइड्रोजन के ऊपर हो तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालते हैं। अगला जो एग्जांपल है वो है कि जिंक को जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, जिंक यहाँ पे हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और यहाँ पे खुद आ जाएगा तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ पे बाहर निकलती हुई दिख रही होगी। तो पहला क्या है कि जब जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं अगर वे क्या करती हैं अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगी तो वो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेंगी। पहला पॉइंट ये आप पहला याद रखिएगा, ये आपका फर्स्ट है, आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे होती हैं, मतलब आपने ये देखा होगा जैसे आप ये देखें कि हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, मरकरी, गोल्ड और सिल्वर, ये क्या है कि बोल रहा है कि जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे पाई जाती हैं कहाँ, सक्रियता श्रेणी में, वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। मतलब जो ऊपर रहेंगे वो हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे और जो नीचे रहेंगे वो रिएक्शन ही नहीं होता है। जैसे कॉपर क्या है हाइड्रोजन के नीचे, तो जब इसका हम लोग HCl से रिएक्शन करवाएं तो क्या हुआ, कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि जो हाइड्रोजन से नीचे होगा वो अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। एक और चीज है कि तीसरा पॉइंट, ये वाला आपका दूसरा पॉइंट था, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है आपका कि जो धातु ऊपर उपस्थित होती हैं या फिर जो धातु हाइड्रोजन के ऊपर उपस्थित होती है, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर उपस्थित होती है वो अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन में विस्थापित कर देती है। जैसे ये आयरन का लवण है, ये FeSO4 जो है, अब आपको पता है कि जिंक क्या है, जिंक जो है आयरन से ऊपर पाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये आपका, हाँ यहाँ पे दिख रहा होगा, जिंक जो है आपका वो आयरन से ऊपर है, मतलब जिंक आयरन से ज्यादा क्रियाशील है तो क्या करेगा, वो हटा देगा किसको, आयरन को। तो ये जिंक जब यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये Fe को हटा करके ये खुद आ जाता है और Fe को बाहर कर देता है। तो यही चीजें याद रखनी है कि जब अधिक क्रियाशील वाला किसी धातु, कम क्रियाशील वाले धातु लवण के साथ रिएक्शन करेगा तो वो उसको विस्थापित कर देता है। तो ये तीन चीजें हो गई कि जो हाइड्रोजन से ऊपर रहेगा वो अम्ल के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, जो हाइड्रोजन के नीचे वो कैसे करेंगे, और अधिक क्रियाशील वाले धातु कम क्रियाशील वाले धातु के लवण विलयन के साथ क्या करते हैं। अगला जो है ये आपकी लास्ट हेडिंग होगी आज की, तो वो है कि धातु एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। कैसे करती हैं, मैंने आपको बताया कि धातु के पास धनायन होता है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर जब निकालते हैं तो वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं या फिर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती हैं तो क्या होता है, उनके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो धनायन और ऋणायन के मिलने से जो यौगिक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक यौगिक। इसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक। इसी का एक और नाम है वैद्युत संयोजक यौगिक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि वैद्युत संयोजक यौगिक, यही गलत हो गया, संयोजक यौगिक, हो गया आपका वैद्युत संयोजक यौगिक। जैसे मैं आपको एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कैसे ये रिएक्शन करते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जैसे कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, जिसमें आपने कई कोष के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें K, L, M, N होते हैं, जिसमें K में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, L में आपके 8, M में भी 8। तो ऐसे ही जब हम भरते हैं तो क्या होता है, हमें पता चलता है कि किसके पास कितना चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए
यहाँ पे मैं एक धातु लेता हूँ जिसका नाम है सोडियम, और जिसका जो जिसका परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 11 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना, ये हो गया इसका परमाणु क्रमांक 11। आपको सोडियम का परमाणु क्रमांक पता होगा कि कितना, सर 11 होता है। तो इसके ऊपर हम कैसे जानेंगे कि कितने चार्ज होते हैं, तो आपको पता होगा इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक नाभिक बनाते हैं जिसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए सोडियम। अब इसके बाहर जो पहली कक्षा बनती है उसको हम लोग बोलते हैं, ये है आपकी K, इसके बाद आपकी L और फिर M, ऐसे ये बनता है। तो पहले कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम भर देते हैं इसके अंदर। अब याद रखिएगा जिसके जितने परमाणु क्रमांक उसके अंदर उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके अंदर सोडियम के अंदर कितने हो जाएंगे, सोडियम के अंदर 2, 8 और 1, मतलब पहले में आपका कितना भरा जाएगा, पहले में मान लीजिए आपका 2 भरा जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 और ये हो गया आपका 2। दूसरे वाले में आपका 8 भरा जाएगा, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 1, 8। अब बचा कितना, एक और बचा, तो इसको हम लोग बाहर वाले में भर देते हैं। अब ये इसमें होता है टोटल 8, तो है इसमें 1, मतलब अभी इसको 7 की कमी है, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सोडियम के पास कितने पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है मतलब 1 है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक, सेम इसी तरीके से जब हम लोग क्लोरीन का करते हैं, इधर साइड में आपका क्लोरीन का करके दिखा दे रहा, जैसे यहाँ पे आप क्लोरीन का करोगे तो 2, 8 और 7 बनता है। मतलब इसका जो बाहरी कक्षा होगा उसमें कितने की कमी होगी कंप्लीट करने के लिए, उसमें कमी होगी आपकी 1। इसीलिए वो 1 क्या करता है, दूसरे से बाहर से ले लेता है, दूसरे धातु से, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे आप यहाँ देखिएगा इसके अंदर आपका 2 भरा जाएगा, इसमें 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें कितने 7 भरे जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आपका 7। मतलब इसके पास 1 की कमी है, इसके पास 1 एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करते हैं एक दूसरे के साथ साझा कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे Cl के ऊपर 1 माइनस आ जाता है, और ये एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो बन जाता है आपका NaCl। तो ये कैसे मैंने बनाया, ये आप इसको ध्यान रखिएगा। जब क्या कि इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जो यौगिक बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक। इस चीज को अभी हम कल और पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं, आपको ये याद रखना है, इसमें से एमसीक्यू बनते हैं। होते बहुत सारे हैं लेकिन अभी आपको फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना। जैसे इसमें जो उत्कृष्ट गैस हैं कौन कौन सी, हीलियम, नियान और आर्गन। तो आपको याद रखना है कि जितनी भी उत्कृष्ट गैसें होती हैं जिसका एक और नाम होता है, यह उत्कृष्ट, इसी का नाम होता है आपका अक्रिय गैस। ठीक है, अक्रिय गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो अष्टक होता है वो पूरा होता है, मतलब बाहरी जो कोश होता है वो पूरा। हीलियम के पास 2 बाहरी अणु होते हैं, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर और वो कंप्लीट होता है। और दूसरा है नियान और तीसरा है आर्गन। तो ये आपको याद रखना है, पहला है हीलियम के पास 2, नियान के पास 8, आर्गन के पास भी 8। जो धातुएं होती हैं ये आपका धातु है, ये आपके धातु हैं। याद रखने हैं कि धातु में जैसे सोडियम लिखा है इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो है 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा यहाँ पे लिखा है 3, फिर इसके बाद 1, ये 2, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो याद रखना है सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 3, पोटेशियम में 1 और कैल्शियम में 2। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अधातुओं में जैसे नाइट्रोजन है, इसके बाहरी कक्षा में 5, इसके बाहरी कक्षा में कितने, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये आपका ये है 5
और ऑक्सीजन में 6, क्लोरीन में 7, इसके अलावा फास्फोरस में 5, सल्फर में 6 और क्लोरीन में 7, जैसा कि मैंने क्लोरीन में पीछे दिखाया। तो ये कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं जिनमें से हमसे पूछेंगे, जैसे या तो कोई पूछ सकते हैं कि निम्न में से उत्कृष्ट गैसें कौन-कौन, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और नियान, तो आपको नियान ऑप्शन लगाना पड़ेगा। या फिर पूछ देगा कि उनके अंदर बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो यही चीजें आपको याद रखनी है, इस टेबल को आप देख लीजिएगा अच्छे से। अगला जो है बोल रहा है कि सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु की संरचना बताइए। जैसे मैंने ये बना के अभी आपको दिखाया, ये मैंने जैसे आपको बना के दिखाया किसका, सोडियम का। अब यहीं पे मैग्नीशियम हो जाएगा, उसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, 2 8 2, मतलब इसके बाहरी कक्षा में 2 हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन का पूछ रहा तो वो हो जाएगा 2 8 और 6। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का 6 दिया है तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। आगे बोला इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा ये पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को दिखाइए। तो सिंपल सा क्या करना है, मैग्नीशियम में 12 होते हैं, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं छोटा सा Mg, यहाँ पे 3 बनेंगे, 1 2 और ये आपका 3 हो गया। और सेम इसी तरीके से ऑक्सीजन में कितने, 8 होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख के मान लीजिए ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब इसमें हम भर देते हैं, जैसा हमको पता है कि पहले में 2 भरे जाते हैं, तो ये हो गया 2, इसमें भरे जाते हैं 8, तो आप यहाँ पे 8 भर दीजिए, 3 4 5 6 7 8, 2 बाहर, तो ये आपका 2 बाहर हो गया। और ये इसमें कितने, इसमें भरे जाएंगे आपके 2, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, ये तो इसका नाभिक हो गया, ये एक और बाहर बन जाएगा। तो क्या इसमें आपके 2 भरे जाएंगे और बाहर वाले में 6, आप इसको 6 भर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके बाहरी कोश में 6 हो गए। इसका मतलब Mg के पास कितने, प्लस के 2 और ऑक्सीजन के पास माइनस के 2, ये क्या बना लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या होगा आपका एक आयनिक यौगिक होगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो यौगिक बन रहा है, तो ये आपका आयनिक यौगिक हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद जो आगे का बचा हुआ भाग है वो मैं कल के नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा, जिससे आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए आगे के भी वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए थैंक यू सर। नहीं नहीं, बंद नहीं के भेज दीजिए, बस वैसे ही कुछ नहीं है। एक बार बता दीजिए।